अच्छा, मैं कुछ नाम लूंगी, आपको एक एक शब्द में ही जवाब देना है, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी। तैयार हैं आप? जी। चलिए, योगी आदित्यनाथ। बहुत खराब व्यक्ति हैं। मोदी। देश ने इतना खराब प्रधानमंत्री नहीं देखा। इंडिया गठबंधन। वो है ना, इतना टूटा हूं कि छूते ही बिखर जाऊंगा। प्रोफेसर की डायरी। सबको पढ़नी चाहिए। लक्ष्मण यादव। एक बेहतर दुनिया का ख्वाब देखने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति। ट्विटर बहुत अच्छी चीज हुआ करती थी जो बहुत खराब लोगों के हाथ में चली गई। अमित शाह। चाणक्य जैसा कोई पात्र इतिहास में भी नहीं था, ऐसा लोग कहते हैं इतिहासकार, लेकिन पता नहीं लोग क्यों तड़ी पार कहते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि एक अनुशासन वाला नेता। अखिलेश यादव एक अच्छे नेता जिससे उम्मीद हो सकती है। मायावती जी एक नेता की बजाय एक इमोशन है, लेकिन उन्हें अब निडर होकर के आज देश में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी के तो मायावती जैसे। आकाश आनंद। राजकुमार। चंद्रशेखर आजाद। संघर्ष करके निकला हुआ एक युवा नेता। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, उसमें से एक कमेंट मैंने ये पढ़ा कि उसमें लिखा था कि अब यादव भी किताब लिखेंगे। तो गैया भाई से कौन चलाएगा भैया? बिल्कुल ठीक बात है। ये तो किताब लिखने पर कहा। मेरा तो एक प्रोफेसर मुझे याद आता है, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, आकाश धर्मा गुरु, ऐसे करके गुरु के बारे में बताया जाता है ना। मेरा प्रोफेसर, मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया तो जो कल तक कहता था कि कितना अच्छा बच्चा है, और जब पहली रैंक आ गई तो कहा कि अहिर गाय भैंस चराना छोड़ के यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। मुझे तब भी इसका मतलब बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन वाक्य आज भी गूंजता है। और कोई कहता है कि हम जातिवाद करते हैं। क्या जाति लोगों की प्रोग्रेस डिसाइड करती है? सब कुछ डिसाइड कर रही है, वरना प्रधानमंत्री को अपनी जाति बताने की नौबत ना होती, वरना इस देश के उपराष्ट्रपति को यह कहने की नौबत ना आती कि उनकी कोई मिमिक्री कर ले, झुक गया वो, ये सारा जिस्म दबकर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। तो ये वसीम भरत भी लिखते हैं, लेकिन उनके सजदे करने पर मिमिक्री हो जाए तो जाटों का अपमान। ये किसने किया? वो लोग बता रहे हैं जो जातिवाद नहीं मानते। वो प्रधानमंत्री अपनी जाति बता रहे हैं, राष्ट्रपति की जाति बता रहे हैं, सब लोग जाति बता रहे हैं। आपने जो किताब लिखी है प्रोफेसर की डायरी, तो आपकी इस किताब में आपने ऐसा क्या लिखा है जो ये रोज नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है, बेस्ट सेलर में अभी तक बनी हुई है? बिल्कुल। इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति को किताब इसलिए भी खरीद के पढ़नी चाहिए कि इसमें ऐसा क्या है जो इतनी ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये किताब मुझसे अगर कोई पूछे कि क्यों लोग पढ़ रहे हैं, मेरे पास इसका एक जवाब ये है कि शायद लोगों को अभी भी वो चिंता है जिस चिंता की वजह से किताब लिखी गई है। यानी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय वो किस हालत में है, उनकी अहमियत किसी भी समाज के लिए क्या होती है, उनके भीतर क्या खेल चल रहा है। शायद वो लोग भी इसलिए इस किताब को पढ़ रहे हैं जिनको चिंता है कि कल को उनका बच्चा भी उस कैंपस में जाएगा पढ़ने। नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने जो किताब लिखी है जिसका नाम है प्रोफेसर की डायरी, उसने पूरे देश भर में बवाल मचा रखा है, रोज नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। कैसे हैं आप लक्ष्मण यादव जी? पहले तो ये बताइए, यहाँ आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छे हैं, और आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। मैं पहली बार आया हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने जो किताब लिखी है प्रोफेसर की डायरी, मैं देख रही हूँ आपके हाथ में भी है, ये रही वो किताब जिसका नाम है प्रोफेसर की डायरी। तो आपकी इस किताब में आपने ऐसा क्या लिखा है जो ये रोज नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है, बेस्ट सेलर में अभी तक बनी हुई है? बिल्कुल। इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति को किताब इसलिए भी खरीद के पढ़नी चाहिए कि इसमें ऐसा क्या है जो इतनी ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये किताब मुझसे अगर कोई पूछे कि क्यों लोग पढ़ रहे हैं, मेरे पास इसका एक जवाब ये है कि शायद लोगों को अभी भी वो चिंता है जिस चिंता की वजह से किताब लिखी गई है। यानी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय वो किस हालत में है, उनकी अहमियत किसी भी समाज के लिए क्या होती है, उनके भीतर क्या खेल चल रहा है। क्योंकि समाज को हो सकता है इस बात की चिंता हो कि एक प्रोफेसर ने अपनी डायरी लिखी है, तो वो ऐसा क्या लिखा है उस डायरी में, अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की कौन सी कहानी लिखी है। शायद वो लोग भी इसलिए इस किताब को पढ़ रहे हैं जिनको चिंता है कि कल को उनका बच्चा भी उस कैंपस में जाएगा पढ़ने। तो शायद ये वजह है कि लगभग 20 दिन में 26,000 किताबें बिक चुकी हैं।
तो ये मेरे लिए केवल किताबों के बिकने का मामला नहीं है, मेरे लिए ये बड़ी बात इसलिए है कि जब इसे लिख रहा था मैं, तो शायद मैं अपने लिए लिख रहा था कि कल को कोई ये ना कहे कि आपने कैंपस में जो होता हुआ देखा या जिस वजह से आप बने हैं, इस कलम और किताब से हम बने हैं, अगर ये ना होती तो हम यहाँ ना होते, और आज वो बिगड़ रहा है। तो ये बनने और बिगड़ने की पूरी कहानी हमने अपने लिए लिखी, और फिर लगा कि लोगों तक भी जाए और लोग उसे पसंद करने लगे। तो लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि देश में लंबे अरसे बाद कोई किताब इस कदर लोकप्रिय हुई है। एक पब्लिशर ने मना कर दिया कि अरे ये बड़ा विवादित है, लोग नाराज हो जाएंगे, ऐसी किताबें, अरे कुछ दुनिया की खूबसूरती बताइए, प्रकृति पर कुछ लिखिए, कुछ और चीज़ें लिखिए। तो ये सब सलाह मिली। मैंने कहा नहीं, पतझड़ पर भी लिखना चाहिए, केवल बसंत के किस्से नहीं कहे जाते। ये सब सोच करके आखिरी में जब पब्लिशर एक मिले तो उन्होंने कहा कि सर इसका नाम थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो हमने कहा क्यों? तो कहा कि देखिए आप नौकरी से निकाल दिए गए, अब उसका नाम आपने रखा है ठेके पर प्रोफेसर। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक प्रोफेसर जो नौकरी से निकाल दिया गया, फिर वो इतना परेशान हुआ कि ठेके पर चला गया है। तो हमने कहा नहीं, वो दारू वाला ठेका नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट वाला ठेका है। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, हाँ, इससे किसी तरह का कोई और संदेश न जाए। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर ये डायरी की शक्ल में है किताब, तो इसका नाम ही हो प्रोफेसर के डायरी। अच्छा, कितना समय लगा आपको ये किताब लिखने में? असल में एक बार में बैठ के लिखी ही नहीं गई है। ये पिछले 14 साल जो मैंने बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय में गुजारे हैं, 14 साल यानी 14 बैच के बच्चों को पढ़ाया है। उसके पहले तकरीबन 4-5 साल खुद पढ़ाई की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो लगभग 20 साल, 2 दशक, उस 2 दशक के तमाम किस्से कहीं कहीं दर्ज थे। नौकरी से जब निकाल दिया तब ये मन में आया कि अगर हम भी चुप रहेंगे तो ये कहानियां लोग नहीं जान पाएंगे। जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। क्या बात। इसलिए हमने ये बात बोलना मुनासिब समझा। कल को कोई ये ना कहे 25 साल बाद, 50 साल बाद, आज के वक्त को जब लोग याद करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमसे एक सवाल पूछेंगी कि जब इन देश के विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा था, वहां गोबर पर रिसर्च कराया जा रहा था, गौशाला खोली जा रही थी, प्राइवेटाइज किया जा रहा था, फीस महंगी की जा रही थी, अपॉइंटमेंट घटिया लोगों के किए जा रहे थे जिनका एपीआई बहुत कम है, और कैडर का भर्ती हो रही थी, आरएसएस के एक विचारधारा के लोग वहां भरे जा रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? क्योंकि बाकी जमाना तो पता ही नहीं था, वो तो कैंपस में था नहीं ना। शायद ये किताब उन्हें मिलेगी तो एक सुकून देगी कि कोई व्यक्ति था जो आपको आगाह कर रहा था कि अगर बचा सकते हैं तो अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को ऐसे बर्बाद होने से बचा लीजिए। शायद इस वजह से ये किताब लिखी गई है। क्या बात है। अच्छा, फरीदा रियाज की ये कविता है? हाँ, मुझे याद है, मैं सुनाता हूँ। ये मैं जरूर चाहूंगी कि मैं आपके ये सुनूं। इसके पीछे भी एक कहानी है। अच्छा। इसमें बहुत सारी कविताएं मिलेंगी। आप भूमिका पढ़ेंगे तो आपको कबीर मिलेंगे। अच्छा। साधो ऐसा जग बौराना, बौरा गया है, बौराता है आम। मैं भोजपुरी इलाके का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ का। तो वहाँ जो है 2 ही लोग बौराते हैं। एक तो आम का पेड़, तो वो फल देता है, और आदमी तो वो फल को खत्म करता है, वो निष्फल होता है उसका। कहते हैं ये बौरा गया, मतलब खत्म कहानी है इसकी। तो कबीर कह रहे हैं कि ये जग ही बौरा गया, ऐसा पागल हो गया। क्या? सांच कहो तो मारन धावे, और झूठ है जगपतियाना जी। झूठ बोलने वाले मसनत पा रहे हैं, और सच बोलने वालों को दुनिया मारने को दौड़ रही है। आज तो पत्रकार हैं आपका लंबा अनुभव है, हम लोग तो देखते रहे हैं, आपके पत्रकारिता के जज्बे को हमने देखा है। आज बाकी पत्रकार कहाँ खड़े हैं? आम काट के खाते हैं, चूस के, फिर उसके बाद जेब में पर्स रखते हैं कि नहीं। और आपका सवाल जनता का सवाल होता है, जो एक पत्रकार का धर्म है। एक शिक्षक का धर्म क्या है? केवल सिलेबस पूरा करना, कॉपी पर अटेंडेंस लगा करके जमा कर देना। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को ऑटोनॉमस रखा गया है, तो क्योंकि विश्वविद्यालय का प्रोफेसर सरकार का कर्मचारी नहीं होता। मेरी क्लासरूम बेहतर बने ये तब तक संभव नहीं है जब तक मेरा समाज बेहतर नहीं बनेगा। तो मुझे समाज को भी बेहतर बनाने के लिए बोलना है, और मेरा बोलना ही मेरे इन चीज़ों पर भारी पड़ जाए कि मुझसे नौकरी, बोलने वाला नहीं चाहिए उन्हें, जो पैरों में झुका हो, उनके विचारधारा का हो, उनको नौकरी देंगे। तो मेरे सामने विकल्प था कि आपका करियर खराब कर दिया जाएगा, आप मत बोलिए, आप चुप हो जाइए,
आप इतना सच क्यों बोलते हैं? अच्छा, विश्वविद्यालय में शिक्षक ये पढ़ाता है अपने बच्चों को, 14 साल मैंने पढ़ाया कि विद्यार्थी का पहला धर्म है सच बोलना, और जब मुझे बोलना हुआ तो मैं झूठ बोलूं। विद्यार्थी को रीढ़ वाला नागरिक तैयार करते हैं, और शिक्षक डरा हुआ है अगली क्लास में पढ़ाने आऊंगा कि नहीं। तो मैंने एक वाक्य लिखा, एक डरा हुआ शिक्षक अपने क्लासरूम में रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है, जो बाहर समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। आप खुद डरे हैं तो निडर लोगों को कैसे तैयार करेंगे? तो मैंने उस डर को दूर करने के लिए किताब लिखी है, और इसलिए इसकी पहले पन्ने पर फहमीदा रियाज की एक नज्म लिखी हुई है, और उस नज्म का उन्वान है फैज होते। फैज अहमद फैज हबीब जालिब, ये वो लोग थे जिस देश को लोग बहुत प्यार करते हैं, बीजेपी वाले। जब किसी से बहुत मोहब्बत होती है तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। वो ये नहीं जानते कि कला संस्कृति का देश बंटवारा नहीं होता। हबीब जालिब लिखते हैं कि फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता। पुलिस पकड़ के उस शायर को ले गई, फैज को पुलिस पकड़ के ले गई। फिर भी फैज ने एक पैगाम दिया जो मुझे बहुत अपील करता है, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे। यही उस किताब के पहले पन्ने पर है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, मगर तुम जिस लम्हे जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, आपने जब अपनी किताब के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। उसमें से एक कमेंट मैंने ये पढ़ा कि उसमें लिखा था कि अब यादव भी किताब लिखेंगे। तो गैया भाई से कौन चलाएगा भैया? बिल्कुल ठीक बात है। ये तो किताब लिखने पर कहा, मेरा तो एक प्रोफेसर मुझे याद आता है, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, आकाश धर्मा गुरु, ऐसे करके गुरु के बारे में बताया जाता है ना। मेरा प्रोफेसर, मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया तो जो कल तक कहता था कि कितना अच्छा बच्चा है, और जब पहली रैंक आ गई तो कहा कि अहिर गाय भैंस चराना छोड़ के यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। मुझे तब भी इसका मतलब बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन वाक्य आज भी गूंजता है। और कोई कहता है कि हम जातिवाद करते हैं, तो ये बहुत सारी गालियाँ मिलती हैं। पता नहीं, गाली देने वालों से मुझे सहानुभूति होती है। ईसा मसीह ने कहा था, लेकिन वो बड़े आदमी हैं, मैं उनसे अपनी तुलना क्यों करूं, लेकिन उन्होंने कहा था इन्हें माफ़ कर देना, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, जिन्होंने उनको मुखबिरी करके मरवाया। मैं कहता हूं इन्हें कतई माफ़ न करना, ये समाज में जहर बो रहे हैं। क्या जाति लोगों की प्रोग्रेस डिसाइड करती है? सब कुछ डिसाइड कर रही है, वरना प्रधानमंत्री को अपनी जाति बताने की नौबत ना होती, वरना इस देश के उपराष्ट्रपति को ये कहने की नौबत न आती कि उनकी कोई मिमिक्री कर ले, झुक गया वो, ये सारा जिस्म दबकर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। तो ये वसीम बरेलवी लिखते हैं, लेकिन उनके सजदे करने पर मिमिक्री हो जाए तो जाटों का अपमान। ये किसने किया? वो लोग बता रहे हैं जो जातिवाद नहीं मानते। वो प्रधानमंत्री अपनी जाति बता रहे हैं, राष्ट्रपति की जाति बता रहे हैं, सब लोग जाति बता रहे हैं। तो जाति इतनी बड़ी सच्चाई है कि जेएनयू के विद्यार्थियों ने डेटा एनालाइज किया, और 10 साल में जब इंटरव्यू के नंबर जोड़े तो पीएचडी एडमिशन का 70 नंबर के रिटन एग्जाम में एससी एसटी ओबीसी बच्चे 60 नंबर तक अगर पाए हैं, तो 30 नंबर के इंटरव्यू में कोई 1 नंबर पाया, कोई 2 नंबर, कोई 3 नंबर, और सबके नाम के आगे जातियां लिखी हुई थी। और बाकी दूसरी जाति में 90% लोग 25 नंबर पाए। जेएनयू में इसका प्रोटेस्ट हुआ। अब मैं पूछना चाहती हूँ, नहीं मेरे पास, जब मैंने कमेंट पढ़े कि जब अब तो यादव भी किताब लिखेंगे तो फिर गाय भैंस कौन चराएगा? अरे भाई, देश में दलित जिसको अछूत बनाया था, संविधान लिख दिया, संविधान लिखने का विरोध हो रहा था, और कौन लोग विरोध कर रहे थे? सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव। देश में बाल गंगाधर तिलक में नाम लेके बोल रहा हूं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और उनका लेख है, और लेख में लिख रहे हैं कि कुनबी और कोयरी किसान संसद में जाके हल चलाएंगे तो खेत में क्या होगा। ये एक मानसिकता है। महिलाएं पत्रकार बनेंगी तो चूल्हा कौन जलाएगा? किसान खेत में काम नहीं करेगा, आंदोलन करोगे, लो आंसू गैस के गोले।
तुम किसान के बच्चे हो तो तुम नई शिक्षा नीति क्या कह रही है, विश्वकर्मा योजना क्या कह रही है? आप जिस स्किल में पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं उसके लिए हम आपको पैसा देंगे कि आप वही काम करिए। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, SEC, किसकी स्किल है? पंचर बनाने वाले बच्चे के बेटे में देश में IAS बनकर के देश चलाने की स्किल नहीं हो सकती। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि उसकी स्किल पंचर बनाने में बड़ी अच्छी होगी तो उसके बेटे को लोन दे दो ताकि बड़ी दुकान खोल के पंचर बनाए। ये नई शिक्षा नीति ये कहती है। तो ये मानसिकता है इस देश में कि जो जिस पीढ़ी से निकला, आज तो देश में संविधान लागू है ना, आपकी ऑफिस है, आप अगर देश में संविधान को मानती, इंसाफ और इंसानियत को मानते हैं तो आप क्वालिटी देख करके नौकरी देंगी कि आपके ऑफिस में सब रहें। मैं जिस क्लास में पढ़ाता था मैं बच्चों के नाम नहीं पूछता था, और मेरी सबसे खूबसूरत क्लास वो होगी जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, सवर्ण, महिलाएं, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे सब बैठ के पढ़ें, और उस गरीब पहले पीढ़ी के बच्चे को मैं इतना मजबूती से पढ़ाऊं कि वो कुछ IAS बन के निकले। और तुम वहां कह रहे हो कि किताब कौन लिखेगा? कैसे, मतलब जब आपने किताब लिखा तो ये दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, कैसे आपने शुरुआत करी, फिर पन्ना दर पन्ना लिखना शुरू किया और फिर उसके बाद आप प्रकाशक पर लेकर गए, क्या वो पूरा प्रोसेस क्या होता है किताब? किताब लिखने का एक तरीका तो ये होता है कि आप बहुत बड़े इंसान हैं, अगर बहुत बड़े फकीर हूं, अगर आप समझिए कोट अनकोट फकीर, हाँ। तो आपकी किताब कोई और लिख देगा, अच्छा, नाम आपका देगा, एक प्रकाशक अपना पूरा संस्थान लेके आ जाएगा, किताब छाप देगा, उस पे हो सकता है बुकर पुरस्कार भी मिल जाए। आपका कद बताता है कि आपकी किताब कैसे छपेगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका सच्चे लेखकों का है। बहुत मेहनत से कोई किताब लिखी जाती है, एक एक वाक्य, एक एक शब्द बहुत करीने से गढ़ा जाता है। जब ये किताब फाइनल एडिट हो रही थी तो 2 हफ्ते रात में मैं ठीक से सो नहीं पाया। मैंने 18 20 घंटे काम किए इस किताब के लिए। तो मोदी जी वाली बात नहीं, मैं महान अवतारी लोगों से मेरी तुलना न करें, वो तो, लेकिन बाद में खूब सोया हूँ। अच्छा। हाँ, इतना मैं बताता हूँ। छुट्टी मनाने लक्षद्वीप के द्वीप पर नहीं गया, लेकिन अपने कमरे के कोने में मैंने छुट्टी मनाई। लेकिन जब किताब में लिख रहा था तो एक एक शब्द, एक माला बनाने वाला जो होता है ना, वो करीने से माले को गुथता है कि कौन सा फूल कहाँ लगेगा। कुम्हार जब मिट्टी का ढेर में से इतना टुकड़ा मिट्टी उठाता है तो वो मिट्टी बर्तन कैसे बनेगी, उसमें एक प्रोसेस में जो जाता है। एक बढ़ई कौन सी लकड़ी से कितनी मजबूत चीज बनेगी, एक कलम लेने वाला हाथ में लेखक एक एक शब्द से खेलता है, गढ़ता है, मेहनत करता है, वाक्य बनाता है, किताब पूरी करता है, तब वो प्रकाशक के पास जाता है। जो किताबें पब्लिश करते हैं उनके पास एक संपादकीय टीम होती है। जैसे एक प्रकाशक की संपादकीय टीम ने कहा कि ना इतना सच किताब को छाप मत दीजिएगा, इनमें विवाद हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और इनमें कई लोगों का नाम इशारे में ऐसा है जिनकी किताब हमारे यहाँ छपी हुई है। तो मैंने कहा एक बार बता देते कि कौन सी किताब में कौन सा किस्सा ऐसा है कि जो गलत है। वो डरते हैं ताकि उनकी मार्केट वैल्यू बिगड़ ना जाए। एक हमारा ईमानदार प्रकाशक मिला अनबाउंड का, और उसने कहा कि हम छापेंगे। अच्छा। तो उसने ये किताब छापी, बहुत कम वक्त में छापी। मैंने उससे जाते जाते कहा था मेरी किताब छापने के लिए आपके सामने बहुत रिस्क है। तो जाते आते मेरे प्रकाशक ने और संपादक ने कहा कि जहां रिस्क है वहीं इश्क है। क्या? तो उन्होंने ये किताब छापी और आज वो बहुत खुश हैं इस बात से कि उन्होंने अब जो किताब छापी है, तो जिन्होंने मना किया था उनके लोग आके कहते हैं गलती हो गई, एक चीज हाथ में थी वो निकल गई। तो ये किताब महान नहीं है। मैं अभी भी गुजारिश करूंगा, चूंकि हम लोग बहुत गंभीर बातचीत कर रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि किसी से मांग के पढ़ लें, लेकिन इस देश के लोग इस किताब के कंटेंट पर बात करें। भूल जाएं कि किसी लक्ष्मण यादव ने ये किताब लिखी है। छोड़ दीजिए, एक प्रोफेसर ने आपके देश के एजुकेशन सिस्टम पे एक किताब लिखी है, सच्चाई लिखी है। आप पढ़ करके अगर आपको लगे कि गलत लिखा है तो आलोचना करिए, सही लिखा है तो थोड़ा सा दिल बड़ा करके तारीफ कर दीजिए। बस ये कहना है।
एक बात और मेरे जहन में चल रही थी कि ये किताब जब आपने लिखी होगी तो बेशक सी बात है, मैंने जितना अभी इसको पूरा हालांकि नहीं पढ़ा लेकिन जितना पढ़ पाई हूँ, देख पाई हूँ, उस हिसाब से आपने बहुत मेहनत करी होगी। आपने कहा कि आप बहुत समय तक सो भी नहीं पाए, लेकिन धन भी तो लगा होगा, धन भी तो लगता है। दो तरीका था। पहले ही मैंने वो धन वाला बता दिया था। अगर आप ताकतवर हैं, अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं, और ब्यूरोक्रेसी में तो कुछ कर नहीं पा रहा, सब तो नेता कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट कई बार ना कविताएं लिखते हैं, तो अपनी किताब भेजते हैं, उसके साथ बाकायदे भेजते हैं 25,000, 50,000, 1,00,000 कि हमारी 25 कॉपी भेज दीजिए, फिर वो ब्यूरोक्रेट अपना। दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपके कंटेंट में दम होता है तो प्रकाशक आपसे पैसे नहीं लेता। अच्छा। इस प्रकाशक ने हमसे 1 रुपए नहीं लिए। क्या बात। इस किताब से एक नाम मात्र की ही सही रॉयल्टी हमें देंगे, वो भले ही वो 5-7% हो, लेकिन इस किताब को छापने में मुझे 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ा। हाँ, रिस्क लेना पड़ा, जोखिम उठाना पड़ा। लिखने का जोखिम मैंने उठाया, प्रकाशित करने का जोखिम मेरे प्रकाशक ने उठाया, मेरे संपादक ने उसको संपादित किया। तो ये किताब प्रकाशित करने में पैसा नहीं होगा। आपके कंटेंट में अगर दम है तो लोग आपको खरीदने आएंगे, खरीदने इन द सेंस कि आपको मदद करने। और अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो आप 10 लाख का सूट भी पहन लीजिए, आपकी बातें तो साबित कर देंगी कि फकीर नहीं है आप। बस यही कहना है। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? अभी हाल ही में हुई। हाँ, तो ये बताइए, लोग जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है? हमने प्रेम विवाह ही किया। अच्छा। अब निजी सवाल है, लेकिन फिर भी सबको प्रेम करना चाहिए। अब नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती मत करो, लेकिन हाँ कुछ और से कर लो। लेकिन प्रेम करने वाला कम से कम नफरत नहीं करेगा किसी से। तुम अपने काम से प्रेम करो। इश्क बहुत खूबसूरत चीज है। इस मनुष्य सभ्यता के इतिहास की बुनियाद में मुझसे कोई पूछे कि कोई एक चीज क्या है, तो वो है इश्क। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, और जो उबरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार। तो प्रेम सबको करना चाहिए, वरना ये नेता और बाबा, कुछ बाबा ओबा भी हैं, मतलब शादी वादी नहीं मिली, प्रेम नहीं हुआ, तो ऐसा ऐसा किस्सा सुनाते हैं कि उससे तो परिवार टूट जाए। और वो जो क्योंकि छाछ भी कभी दही थी वाला सीरियल नहीं देखना चाहिए लोगों को। प्रेम करना चाहिए, और प्रेम में ताजमहल ही नहीं बनते। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, शाहिर ने बहुत पहले लिखा था। इश्क अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक बात है। नफरत को अगर कोई, हमने भी किया है, इसीलिए आपके सामने खुल के बोल भी रहे हैं। तो नफरत। गांव, खेड़ा, घर बार, होम टाउन किधर है आपका? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, और इश्क में हमारे परिवार ने और तमाम लोगों ने बाधा नहीं पैदा की। अच्छा। उन्होंने कोई, मतलब दोनों तरफ के परिवारजनों ने की भी होगी तो हमारे तक आई नहीं, पता नहीं क्यों। अच्छा लक्ष्मण जी, आप आज तो मोबाइल फोन का जमाना है, आप मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा क्या देखते हैं लक्ष्मण यादव जी? लोग जानना चाहते हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, लोगों के सवाल है। उसके बाद हमारे ऑफिस की हमारी हीरा है, हीरा फरीन, कुछ पूछेगी आपसे। ये बताइएगा कि आप क्या मतलब गूगल यूज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, क्या सबसे बढ़िया, क्या ट्विटर सबसे बढ़िया, क्या लगता है? इसका सच वाला जवाब देना है, मतलब अगर प्रधानमंत्री वाला जवाब देना होता तो मैं कुछ और बोलता। नहीं, सच्ची मुच्ची। हाँ, सच वाला बोलना है तो सच वाले में आजकल दुनिया रील्स देखती है, मैं भी देखता हूँ। अच्छा। झूठ क्यों बोलूं? हाँ, लेकिन रील्स में क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। आप जिस तरह की रील्स देखेंगे वही आपके सजेशन में आएगी। तो मोटिवेशनल स्पीच मैं नहीं देखता। मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मैं अगर डीमोटिवेट हूं तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर उठो जागो और काम में लग जाओ, वो नहीं लगा पाएगा। वो रील्स देख के थक जाऊंगा, सो जाऊंगा, तो वो नहीं देखता। मेरी रील्स के सजेशन में 2 ही चीजें आती है, मैं मतलब खुल के बताऊं। खूब जिसमें हंसी आती हो, हंसने वाली रील्स हो, और दूसरा कंटेंट, मतलब म्यूजिक से मुझे बहुत लगाव है, संगीत से, तो कुछ उस तरह की रील्स आती हैं। यूट्यूब मैं खुद भी उस पर काम करता हूँ, तो कुछ चीज़ें वहाँ से, चूँकि कंटेंट में हमें लेनी भी होती है। सोशल मीडिया ने हमारी बात को जनता तक पहुंचाया। जिस समय मेन स्ट्रीम मीडिया हम लोगों के लिए पहुंच का दायरा नहीं रखी, तो सोशल मीडिया हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बना। तो उस पर वक्त बहुत गुजरता था। पहले कमेंट पढ़ के लोगों का जवाब भी देते थे। किसी ने तारीफ की तो अचानक लगता था कि धरती से 2 कदम ऊपर उठ गए हैं। किसी ने गाली दे दी तो लगता था अरे आप क्या, ये ऐसे कैसे दे सकता है।
अब कमेंट नहीं पढ़ता मैं। अच्छा, सेनाएं लगी हैं आपके? हाँ, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं, मतलब कोई, मैं अपनी बात कह देता हूँ और फिर लौट के अपने घर वापस आ जाता हूँ। कमेंट पढ़ के मैं बिल्कुल समय जाया नहीं करता, तो सोशल मीडिया पर ऐसे ही। अमृतकाल में जातिवादी कुंठा लोगों में कितनी भर गई है? अब जाति बहुत बड़ी सच्चाई है, और मैं कई तरह, जाति कैसे काम करती है पता है? जातिवाद केवल ये नहीं होता, जैसे पैट्रियार्की है, हाँ। तो पैट्रियार्की पुरुषों के खिलाफ है, ये बात इस दुनिया में पुरुषों को समझ में नहीं आया। उनको लगा कि केवल महिलाओं के खिलाफ है। तो वैसे ही जातिवाद हर जाति के खिलाफ होता है, वरना हर जाति में लेयर्स नहीं बनती। हमारी आलोचना में ढेर सारे यादव भी शामिल होते हैं, और इसमें एक चैप्टर है, और सच्ची घटना पर चैप्टर है। एक यादव ने आकर के कहा कि देखो सुनो, ये बहुत ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नाम में यादव लगा है, तुम्हारी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई यादव परमानेंट नहीं हो पाया, क्योंकि उनको लगता है कि एक लक्ष्मण यादव ऐसा है तो बाकी को क्यों नौकरी देंगे। मैंने कहा भाई ऐसे भी काम होता है क्या? तो जाति एक ऐसी बीमारी है जो किसी के पक्ष में नहीं है। दुनिया के बाकी देशों में जातियां नहीं है, वो खूबसूरत देश हैं, गरीबी है, अमीरी है, लैंगिक भेदभाव है, बहुत कुछ है। यार यहां तुमने किसी को मुख से पैदा कर दिया, किसी को भुजाओं से। इसका नुकसान, और इस जातिवाद को तोड़ने का अड्डा कौन होना था? विश्वविद्यालय, और वही जातिवाद के अड्डे बन गए। इसीलिए मैंने आपसे सवाल, इसीलिए कह रहा हूं कि द्रोणाचार्य के देश में एकलव्यों का आज भी अंगूठा काटा जा रहा है। हाँ। और इसीलिए मैंने किताब रोहित वेमुला के नाम समर्पित की। द्रोणाचार्य जिसने एकलव्य को शिक्षा तक नहीं दी थी, गुरु दक्षिणा मांग ली, और एकलव्य ऐसा, मतलब तुमने शिक्षा ली नहीं, तुम क्यों अंगूठा दे रहे हो? आज भी इस देश के विश्वविद्यालय घोर जातिवादी, घोर लैंगिक भेदभाव के और गरीब विरोधी हैं। किसान मजदूर के बच्चे उन विश्वविद्यालयों में अब नहीं जा पाएंगे, ये किताब वो कहती है। अच्छा, अब तो नौकरी नहीं है, अब तो आप फ्री हो गए हैं। ये बताइए, आने वाले समय में राजनीति करते हुए देखेंगे लक्ष्मण यादव को? उसके बाद फरीन के पास। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी निजी सवाल है। हाँ। जो इश्क करे वो कुछ भी कर सकता है, और उसे करना भी चाहिए। अच्छा। बिना लेकिन पत्नी को छोड़े राजनीति करेंगे। घर छोड़े घर जात है, घर जोड़े बन जात। मैं भक्ति आंदोलन, संत परंपरा का बहुत बड़ा फैन हूं। मेरे सबसे प्रिय नायक कोई है तो कबीर हैं। सबसे प्रिय नायक अगर कोई है तो रविदास हैं। तो रैदास और कबीर से लेकर के बहुत सारे लोग, किसी ने अपना घर नहीं छोड़ा, पत्नी नहीं छोड़ी, और सब घर में रहते थे, और घर का अपना काम करते थे, श्रम करते थे, और फिर इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ ऐसा कर गए कि उन्हें हम आज भी याद करते हैं। वैसे ही राजनीति है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। तो बचपन में मैंने चाय भले न बेची हो, मैंने 35 साल भीख भले न मांगी हो, फिर भी मैं चाहता हूं कि इस देश का हर पढ़ा लिखा या न पढ़ा लिखा भी, लेकिन जहन से जो भी इंसाफ और इंसानियत को पसंद करे, उन सबको राजनीति में आना चाहिए। आप अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो बाकी वो राजनीति करेंगे जिनके आप शिकार होंगे। तो राजनीति बुरी कतई नहीं है। दूसरी और आखिरी बात कि फेमिनिस्ट मूवमेंट ने पूरी दुनिया को एक ट्रेनिंग दी, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी। नथिंग इज पर्सनल, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है पर्सनल इज पॉलिटिकल। हम और आप जो बातचीत कर रहे हैं ना, यह भी एक किस्म की राजनीति है। बिल्कुल। तो वो राजनीति हम ऑलरेडी कर रहे हैं। रही बात चुनाव लड़ने की, उचित समय, एक लंबा वैचारिक सफर है हमारा, उस रास्ते पे मैं चल रहा हूं। कहीं अगर मिलेगा कोई टिकट तो चुनाव भी लड़ लूंगा, इससे परहेज नहीं। फिलहाल ये प्राथमिकता में नहीं है। प्राथमिकता में ये है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जिससे एक खूबसूरत दुनिया बन सकती है, कि हम सब मोहब्बत और प्यार से एक जगह रहें, कोई किसी की हकमारी न करे और कोई किसी के खराब न करे, नफरत न करे, इस दुनिया को बनाने में इस सफर को जारी रखेंगे। चलिए, मैं तो सवाल पूछती जाऊंगी तो रुकूंगी नहीं। फरीन, सवाल तो मेरा कुछ और था सर, लेकिन आपने मुझे बताया अभी कि आपने लव मैरिज की है, तो अब मेरा इंटरेस्ट जाग रहा है ये जानने के लिए कि इस किताब में कोई लव एंगल है क्या? ठीक बात है। ये मैं आपके सवाल से मुझे याद आया कि थोड़ा सा संकोच अगर छोड़ दिया होता तो एक चैप्टर उस पर जरूर होता, लेकिन इशारे में बताऊं कि इस किताब के शुरुआती पन्नों में और आखिरी पन्नों में कुछ इशारे मिलेंगे जहां आप समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति, वो शख्स जो है, वो न होता तो मैं शायद खुद को संभाल ना पाता। वो शख्स वही है
जिससे इश्क ने हम दोनों को एक साथ जोड़ा था। इशारे में वो बातें हैं इसमें। तो अगर आप जैसे अभी 12th फेल वगैरह किताबें हैं, तमाम किताबें, लोग आजकल मुझे लगता है शायद किताबें पढ़ने में से ज्यादा इंटरेस्ट तब रखते हैं जब कोई फिल्म आती है। तो जैसे 12th फेल आई तो लोगों ने बहुत देखा, शायद किताब उतना ना पढ़ी हो, तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी किताब पर कोई कहानी बनी, कोई फिल्म बनी? आपने सवाल क्या पूछा? आपने प्रपोजल दिया है, कोई मिलेगा तो बन जाए। नहीं, हमारा प्रोडक्शन हाउस है। आपकी फिल्म में अभिनेता बने। जैसे इससे फर्क नहीं पड़ा कि इस किताब का प्रकाशक कौन है। बिल्कुल। बड़े प्रकाशक ने मना कर दिया और मेरा प्रकाशक इस एक किताब से सुपर डुपर हिट हो गया, तो मेरे लिए ये बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, उस वाले में नहीं है कि मुझे गिलास बड़ी दे साकी शराब कम कर दे, वो नहीं है। कंटेंट में दम होना चाहिए। तो जो इसके साथ न्याय करे वो इस फिल्म को बनाए, लेकिन एक शख्स तो कतई न बनाए। अब आप समझ रहे होंगे जिसने ये सवाल पूछ दिया था कि आम कैसे खाते हैं। अब मेन सवाल पर आऊंगी। मेन सवाल ये है कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस बताए, ठीक है, कि आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आप ये किताब लिख रहे थे। कभी कोई ऐसा सरप्राइजिंग, कोई ऐसा हैरान करने वाली बात आपके सामने आई कि यार ये बात है और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, अगर मेरी ऑडियंस पढ़ेगी, मेरी जो रीडर्स हैं वो पढ़ेंगे तो यार मुझे हाँ दिल बिल्कुल कर जाएगी। बहुत शानदार सवाल है आपका। 2 छोटे छोटे किस्से बताता हूँ। एक किस्सा बड़ा निजी है लेकिन फिर भी बताऊंगा। मेरी पीएचडी जब पूरी हो गई तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव जुड़ गया। मजेदार किस्सा था कि एक हमारे रिश्तेदार का डॉक्टर बन गई ला, तो अब हम पैरासीटामॉल लेवे से पहले तुमसे पूछ ले, भोजपुरी में ये बोले। तो हमने उनसे कहा ना ना वो वाला डॉक्टर ना बन लिए हम तो कला साहित्य और पढ़ाई वाला डॉक्टर। तो कहा ऊ का करल, ऊ कौन दवाई बनावल। तो खैर उनको नहीं पता था, हम उस पृष्ठभूमि से आए लोग थे। मेरे बड़े पिताजी ने कहा कि घर के आसपास 4 दीवारी बन रही है। हमारा समाज कितना बर्बाद हो रहा है पता है, गाँव में 4 दीवारियाँ बन रही हैं, जबकि गांव एक ज़माने में ऐसे थे कि खुले होते थे, किसका दरवाज़ा किसके घर के सामने है। अब 4 दीवारियाँ बन रही, मेरे भी घर में बन गई। वो चीज़ें कैसे ख़राब कर रही हैं हमारे समाज को। और वहाँ पर गेट लगाया जाना था। मेरे बड़े पिताजी ने कहा कि इसमें तुम्हारा नाम लिखेंगे हम डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो मैंने कहा क्या ज़रूरत है ज़माने को ये बात दिखाने की कि मैं पीएचडी कर लिया डॉक्टर हो गया। और मैंने मना किया, नहीं, दादा और दादी के नाम से ये घर होगा, मतलब उनका भवन होगा दादा दादी के नाम से। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। इस किताब में वो चैप्टर है। मैं बहुत नाराज़ हुआ, नहीं ये शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा विनम्र ये रहना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, और डांटते हुए उन्होंने कहा कि इस रोड से जितने लोग गुजरेंगे वो देखेंगे कि जिस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया था वो पढ़ करके डॉक्टर बन गया और प्रोफेसर बन गया, ताकि 2 तरह के लोगों को जवाब मिलेगा। एक वो लोग जो इस बात पे मजाक उड़ाते थे कि पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, पढ़ लिख के कौन कलेक्टर बन रहा है, उनको दिखेगा कि पढ़ लिख के कोई अच्छा बन सकता है। और दूसरा जो ये सोचते थे कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजेंगे, वो ये देखेंगे तो शायद उनके अंदर मोटिवेशन होगा। तो वो बहुत इमोशनल किस्सा था मेरे लिए कि वो चीज़ लोगों को टच करेगी। और फिर से मैं कहूँगा कि आप पूरी किताब को पढ़िएगा। मेरे पास एक मैसेज आया और एक बूढ़ी माँ ने रोते हुए कहा कि मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ कि तुमने ऐसी किताब क्यों लिखी कि हर पन्ने पर मेरे आंसू का एक बूंद गिरा हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रही थी या नहीं, लेकिन उस लहजे में इतनी ईमानदारी थी कि मैं खुद उस दिन भावुक हुआ। और मैं चाहता हूँ कि मैं रुलाने के लिए किताब नहीं लिखा हूँ, लेकिन उस इमोशन को तो जरूर कोई पढ़े कि इसमें आखिरी पन्ने पर जब आया कि सजर छीन लिया, एक परिंदे से उसका घोंसला छीन लिया और उसके बाद क्या हुआ। तो वो किताब मैंने भूमिका में एक लाइन होगी, आप पढ़िएगा, मैंने हृदय की आंखों से इस किताब को लिखा है, आप इसे दिल से महसूस करिएगा, पढ़िएगा नहीं। तो ये किताब दिल से महसूस करने वाली है। अच्छा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, ये बताइए नरेंद्र मोदी जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? ये बहुत मुश्किल सवाल है कि उनकी तो सारी बातें अच्छी ही हैं, खराब क्या, इतना अच्छा बोलते हैं, जो दिल में है वो उनकी ज़ुबान पर है। लेकिन वो बड़े शख्स हैं।
वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। अब इसी में सारा जवाब है। सबसे खराब बात क्या लगती है? खराब क्या बोलूं मैं, मतलब उनको भी इश्क करना चाहिए। हालांकि वो कहते हैं कि वो उनकी शादी हो गई थी। अब पता नहीं, मतलब गारंटी फिर वहाँ क्यों नहीं, 7 जन्मों का साथ था, वादा तोड़कर चले आए। एक गारंटी दी थी पत्नी को, निभाना चाहिए था, बताया तक नहीं। मतलब खैर ये मैं जब कह रहा हूँ कि उन्हें इश्क करना चाहिए, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि उनको इस मुल्क से इश्क है, मैंने घर परिवार सब कुछ छोड़ा इस देश के लिए। नहीं छोड़ना था, तपस्या भी करिए। अरे क्यों की भाई, तपस्या करने वालों ने बड़ा नुकसान किया है। इसलिए घर में रहते अपना सब कुछ करते। इस देश को खूबसूरत बनाने वाले लोगों में सारे लोग, अनगिनत लोग ऐसे हैं जो घर में रहे, अपना काम किया और देश को खूबसूरत बनाने के लिए एक विचार दिया। जिन्होंने घर छोड़ा, अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मैं जोड़ लूं, पता नहीं, बड़ा डर लगता है उनसे कुछ भी बोलने में। प्रेम दुनिया का सबसे बड़ा मूल्य है, नफरत खराब चीज है। किसी भी इंसान को नफरत से बचना चाहिए। दो लोगों को आपस में लड़ाने का काम नहीं करना चाहिए। दो लड़ रहे हो तो जाकर के बीच में खड़े होकर दोनों को एक करने का काम करना चाहिए। किसी भी नेता के लिए राजधर्म सबसे बड़ा ये है कि वो प्रजा में फर्क कर रहा है। वो पॉलिसी ऐसी बना रहा है कि एक प्रजा के फायदे में दूसरी प्रजा के खिलाफ है। उसकी सारी पॉलिसी ऐसी है, किसानों के हित में कानून बना रहे हो और किसान ही उसका विरोध कर रहे हैं। मजदूरों के हित में कानून बना रहे हो, मजदूरों ने उसको नकार दिया। छात्रों और प्रोफेसरों के हित में शिक्षा नीति ला रहे हो और छात्र और प्रोफेसर कह रहे हैं कि बर्बाद करके रख दिया। तो ऐसा कौन सा, ये कैसा प्रेम है, हर दिन जताना पड़ता है। तो ये कैसा प्रेम है इस मुल्क से जो बताना पड़ता है। इसी बताना पड़ रहा है, सबसे बड़े ओबीसी हैं वो। हाँ, जाति को लेकर के तो मोदी जी, मतलब देश का दुर्भाग्य देखिए। भारत बड़े, हाँ, मतलब बड़ा छोटा पता नहीं कैसे उन्होंने वजन करके किया है, या पद से बड़ा छोटा होता है, मतलब पता नहीं किस चीज से उन्होंने ये इस बात को नापा है कि कौन बड़ा ओबीसी कौन छोटा। ओबीसी कब बने वो, मतलब उन्होंने खुद मुख्यमंत्री रहते अपनी जाति को शामिल की। चलो, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ फेक ओबीसी है। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल पूछ दिया आपने, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ओबीसी कोई जाति नहीं है, ओबीसी क्लास है। उस क्लास में कई लोग शामिल हुए, बाद में भी शामिल हुए, बहुत लोग आने के लिए, शामिल होने के लिए कह रहे हैं। मैं ओबीसी की उसे मानूंगा जिसकी जाति उस लिस्ट में हो, केवल वही मात्र ओबीसी नहीं होगा। ओबीसी वो होगा जो जाति जनगणना की बात करेगा। ओबीसी वो होगा जो 10 साल प्रधानमंत्री रहता तो कम से कम 10 मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर देता। ओबीसी वो होता जो भारत के संविधान में मंडल कमीशन के साथ ओबीसी को न्याय दिलाने की बात करता। ओबीसी वो है जो 52% आबादी के लिए 52% आरक्षण देने की बात मंडल कमीशन कह रहा है। 10 साल आप ओबीसी प्रधानमंत्री रहे और आपने नाम तक मंडल कमीशन का नहीं लिया, आप ओबीसी नहीं हो। कुल्हाड़ी की लकड़ियां, जब कुल्हाड़ी जंगल काटने जा रही है तो कुल्हाड़ी समझा रही है जंगल की लकड़ियों को कि हमारा साथ दो, क्योंकि इसमें जो लकड़ी है कुल्हाड़ी में लगी वो तो तुम्हारे परिवार की है। और जंगल की लकड़ियों ने उस कुल्हाड़ी की लकड़ी का साथ दिया, जंगल कटता चला गया। ये जो ओबीसी गेम और कास्ट पॉलिटिक्स बीजेपी खेलती है, वो मुहरे आपके सामने रख रही है। लो, अच्छा एक राष्ट्रपति चाहिए, ये ले लो। अच्छा भारत रत्न, ये ले लो, 2-3 तुम रख लो। अच्छा मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी बना दिया। की बार 2024 के चुनाव में सारे यादव को साथ, सारे यादव को साथ। मुलायम सिंह यादव जी, मरहूम नेताजी, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हुआ करते। हालांकि केवल यादवों के नेता नहीं थे, वो एक बहुत बड़े तबके के नेता थे। केवल यादव के नेता होते तो नेता ही नहीं बन पाते। वही चीज लालू जी पर लागू होती है। दोनों बड़े नेता थे। मुलायम सिंह जी जीवन भर बिहार में चुनाव लड़ते रहे, एक सीट नहीं पाए। लालू जी जीवन भर यूपी में चुनाव लड़ते नहीं पाए। और आप आए हैं बगल से, अचानक पैराशूट से लॉन्च किए गए और आप वोट ले लेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत को सांप्रदायिकता की आग में कब का जला दिया गया होता अगर उत्तर भारत में कांशीराम, कर्पूरी ठाकुर, लालू और मुलायम नहीं होते तो। सांप्रदायिकता की आग में कब का झुक गया होता। सांप्रदायिकता को रोकने वाले ये लोग, और जो लोग सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं वो आकर के जाति का कार्ड खेल रहे हैं केवल वोट लेने के लिए।
इस तरह से अब समाज में कोई चीज नहीं है। जाति, एक ओबीसी प्रधानमंत्री था एचडी देवगौड़ा, किसी को बताया नहीं कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, मुझे वोट दे दो। अपने कैबिनेट के फैसले में कह लिया कि 2001 में जाति जनगणना होगी। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, पहली कैबिनेट में फैसला लिया कि जाति जनगणना नहीं होगी। 2010 में जिस बीजेपी ने यूनानिमस डिसीजन लिया था पार्लियामेंट में कि 2011 में कास्ट सेंसस होगी, और आज ओबीसी प्रधानमंत्री है, कहता है जब तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहे जाति नहीं बताई, प्रधानमंत्री बनने आया मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं। किसने पूछा था? आप तो धर्म वाली राजनीति करते थे, आरएसएस में तो जाति नहीं होती, इसीलिए वहां कोई दलित वहां का सर संघचालक नहीं होता। मोहन भागवत कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होगी, बाद में कहे जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, 2000 साल तक अपने लोगों का शोषण किया, 200 साल तक आरक्षण रहना चाहिए। जब 19 के चुनाव में प्रधानमंत्री आए तो कहे मैं अति पिछड़ी माँ का बेटा हूं। जाति का कार्ड आप खेल रहे हो। और उसके बाद जब कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति होती ही नहीं, केवल गरीब और अमीर की 2 जाति होती है। अच्छा, मतलब इतना बड़ा खेल। हम जो है बाउंड्री पे बाउंड्री मारने लगे तो आप कह रहे हैं बाउंड्री तो कुछ होती ही नहीं है। ये गेम का बीच गेम में रूल नहीं चेंज किए जाते। पहली पारी की बैटिंग हो गई है तो दूसरी पारी की बैटिंग आ गई तो कहा गया बाउंड्री वहां होगी। नहीं भाई, कुछ दिन बाउंड्री यहीं रहेगी, न्याय होगा। तो इसलिए झूठ बोलने वालों पर मैं बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करता। हमारे यहाँ कहा गया झूठ बोले कौवा काटे, पता नहीं इस देश में अब कौवे बचे हैं कि नहीं बचे हैं। तो इस सवाल का मेरे पास यही जवाब है कि जो जाति का कार्ड है वो किसी नेता के द्वारा इस तरह से कभी नहीं खेला गया जो इस देश में है। बाकी अवतारी पुरुष पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक मजेदार सवाल, मजेदार वाला, गोदी मीडिया में सबसे शानदार एंकर कौन लगता है आपको? मैंने तो टीवी देखना बंद कर दिया है और मैं तो कहता हूं कि सबसे शानदार एंकर कौन है गोदी मीडिया में, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। अरे बाप रे। कुछ विद्वान कहते हैं कि 2000 के नोट में चिप देखने वाला सबसे बड़ा पत्रकार, दूसरे एंकर कहते हैं कि नहीं, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में सिग्नेचर करने वाला सबसे बड़ा पत्रकार, जो कह रहा था धांधली नहीं हुई है। नहीं बॉस, वो तो सिग्नेचर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा अरे वो लोकतंत्र लूट लिया, हटाओ ये सब। उसमें कंपटीशन है। कुछ लोग मतलब अलग अलग नाम रख लिए हैं, पता नहीं कोई गुल्लू उल्लू पता नहीं क्या कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी आदमी के साथ, तो उसको भी थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। वही चीज है। मतलब लोग है, जैसे जानते हैं आपको जिसके खिलाफ भी काम करना है ना, जैसे मैं आरएसएस के बारे में खूब पढ़ता हूँ, मेरी लाइब्रेरी में गुरु गोलवलकर की भी किताब है बंच ऑफ थॉट, और मैंने कई बार उसे पढ़ी है ताकि मैं उसका एक बेहतर क्रिटिक पेश करूं। तो जिनसे हमें लड़ना है उनको भी जानना है, इसलिए ये जहर फैला रहे हैं ये गोदी मीडिया के जितने। गोदी जैसा शब्द भी मैं बहुत सहमत इससे नहीं होता, क्योंकि गोदी में तो बहुत लोग बहुत तरह से बैठेंगे। ये एक ऐसी मीडिया है जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मीडिया का काम था सत्ता के खिलाफ जनता के पक्ष में खड़े होकर सवाल करना, और आज मीडिया जनता के खिलाफ सत्ता के पक्ष में खड़े होकर विपक्ष से सवाल कर रही है। तो विद्वानों में बहुत भारी मतभेद है कि कौन बड़ा देश को बर्बाद करने में भूमिका निभा रहा है। आज की तारीख में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका चैनल, आपके सामने, इसलिए नहीं तारीफ कर रहा हूं, मैं लोगों से कह रहा हूं कि आप रिपोर्ट उठाकर देखिए ना, कौन कहां से खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा है। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत उम्मीद कर रहे हैं। शायद इसीलिए जिले इलाही अब एक नया कानून ले आ रहे हैं, ब्रॉडकास्ट पॉलिसी जो ले आ रहे हैं कि नजर रखेंगे और इन सब को भी कमजोर किया जाएगा। तुम हमारे पक्ष में नहीं हो तो हमारे खिलाफ हो, और इसलिए ये सारा काम किया जा रहा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कहते हैं कि एक अकेला मोदी सब पर भारी। लिस्ट आई है जिसमें फिल्म स्टार्स को अब की बार उतारा जा रहा है, उनके फैन फॉलोइंग के सहारे इस बार वोट जुटाए जाएंगे। तो क्या लगता है कि बीजेपी की हालत बहुत पतली हो गई है क्या? मोदी मैजिक खत्म हो गया क्या? सीधा सा सवाल ये है। पता नहीं फिल्म स्टार की जरूरत सबसे बड़े एक्टर को क्यों है? अरे बाप रे, वो किससे कम है? अच्छा, सुंदर कम है? मतलब इतना बढ़िया मेकअप, चमकता हुआ चेहरा, दिन भर में कई बार ड्रेस पहनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब बहुत सम्मान करता हूं अपने प्रधानमंत्री का। अभिनय इतना बढ़िया करते हैं, कब रोना है कब हंसना है। नोटबंदी जैसे फैसले को जिस कलाकारी से उस आदमी ने निभा लिया, 50 दिन
50 दिन मुझे दे दीजिए, फिर जिस चौराहे पे बुलाइएगा। पता नहीं कितने दिन हो गए चौराहे पर आए कि नहीं, मतलब फिर भी वो लोगों को अपना फैन बनाए हुए हैं। कमाल है। मतलब जब वो मंदिर में पुजारी बन के पूजा करने गए तो कहीं से कोई देखकर नहीं कह सकता था कि पुजारी नहीं लग रहे हैं। जब वो कहीं भी खड़े होते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो सबसे बड़े अभिनेता तो वो हैं। मैं पूरी क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को दूंगा, वो बहुत शानदार अभिनय करते हैं। इसलिए अभिनेताओं की जरूरत क्या है। दूसरी बात, इस सवाल को मैं ऐसे देखूं कि अगर एक अकेला सब पर भारी था तो उस आदमी को क्यों पार्टी में शामिल किया, गठबंधन में शामिल किया, जिसके लिए खिड़की दरवाजे बंद थे। वो कहते कि नीतीश कुमार आपकी जरूरत हमें नहीं है, अकेला सब पर भारी है, गठबंधन तोड़वा रहे। जयंत चौधरी की जरूरत क्या थी, भारत रत्न देकर के सबको आप बुला रहे। मधु कोड़ा को संसद में बोलते थे अमित शाह जी की भ्रष्टाचारी, उनकी वाइफ है गीता कोड़ा, उनको शामिल करा लिया। अच्छा, सारा खेल हो रहा है। हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री ऐसा जो अपनी तरफ आ गया तो दिल जीत लिया, दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा जो नहीं झुका तो जेल में डाल दिया हेमंत सोरेन को। क्या जरूरत है साहब, आप इतने ताकतवर हैं तो आप सीधे सीधे राजनीतिक लड़ाई लड़ते। प्रोफेसर साहब को क्या लग रहा है, क्या ग्राफ गिर रहा है, क्या वो पहले वाला परफॉर्मेंस इस बार बीजेपी दोहरा पाएगी, नहीं दोहरा पाएगी? रिजल्ट क्या आएगा इस पर मुझे संदेह है। मतलब अभी मैं कोई दावा नहीं करता। नहीं, आज की परिस्थिति में आपको क्या दिख रहा है? नहीं, मैं बाबा होता तो एक पर्चा बना देता। अच्छा। कि 2024 में 435 सीटें बीजेपी को आ रही, लेकिन मैं वो सब में भरोसा नहीं रखता। तो लोकतंत्र में असली चीज तो तभी आएगी जब रिजल्ट आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि मामला हालत खराब है, मंदिर बन गया वहीं बन गया, फिर भी सबकी जरूरत पड़ रही है। और इसके बाद एक बड़ी भूमिका चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन ने बहुत बड़ी एक इशारा कर दिया। पिछले दिनों जिले इलाही विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे थे, परीक्षा पर चर्चा। तो विद्यार्थियों से पूछा जिले इलाही ने कि बच्चों तुम्हें सबसे टफ पेपर कौन सा लगता है। तो एक शरारती बच्चे ने कह दिया बैलेट पेपर। तो भाई घोषणा करते, मोदी जी को आज एक देश में घोषणा कर देनी चाहिए कि चूंकि मेरे नाम का डंका भारत यानी दुनिया में बज रहा है, इसलिए 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। शंका ही खत्म हो जाए कि मशीन से जीत रहे हैं। भाई इतना बड़ा काम, इतना महान नेता है, जिन देशों ने ईवीएम बनाई वही नहीं पालन करते। डिबेट है, वो अलग डिबेट है, लेकिन वो कहीं इनके क्रेडिट को कम न कर दे। क्योंकि लोग कहते हैं कि ईवीएम सेट है, इसलिए चुनाव में मीडिया अब लग गई है उनके पक्ष में माहौल दिखाने के लिए। वो कह रहे जैसे यूपी में 80 में से 78 सीटें जीतेंगे, 2 सीटें विपक्षी गठबंधन ले रहा है, बंगाल में सब वो जीत रहे हैं, सब तरफ उन्हीं का डंका बज रहा है। देश भर में 400 सीटें। अब नीतीश कुमार की फिर क्या जरूरत थी। फिर उधर अच्छा, आपने उनका मधु कोड़ा की पत्नी का नाम लिया, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार, नारायण राणे, वहां से लेकर के पूरा जहां नहीं गए, वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल रही है, वाई प्लस आकाश आनंद क्यों मिल रही है भाई। अखिलेश यादव को सीबीआई की नोटिस, अरविंद केजरीवाल खुलेआम कर रहे हैं। हाँ, क्यों मिल रही है सुरक्षा? यही कि बहुत मतलब मोदी जी का प्रेम जिन जिन लोगों पर है, जैसे अरविंद केजरीवाल से बहुत प्रेम है मोदी जी को, इसलिए उनको भी मनीष सिसोदिया के यहाँ भेजना चाह रहे हैं। क्या कह के गठबंधन तोड़ लो वरना जेल में जाओ। अच्छा, अकेला सब पर भारी है तो सबको गठबंधन करने देते, सारे एक तरफ हो जाते, नीतीश कुमार भी वहीं रहते, जयंत चौधरी भी वहीं रहते, अकेले मोदी चुनाव जीत जाते, महान आदमी बन जाते। कहां गांधी, कहां नेहरू, सबसे बड़े मसीहा बन जाते मोदी जी, और सबको गठबंधन में शामिल कर लिए। तो ये दिखाता है कि भैया सब हवा भरी जा रही है। संदेह फिर भी मुझे है कि यूं ही ये 400 पार का नारा नहीं दिया जा रहा है, इसके पीछे कोई बड़ी गहरी साजिश लगती है। इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, मीडिया, बहुत सारी चीजें, आरएसएस का बूथ मैनेजमेंट, किसकी ड्यूटी लग रही है। रामपुर का चुनाव मुझे याद आता है, 26-27% वोटिंग। पिछले चुनाव में वोटर लिस्ट से नाम गायब, कौन कहां वोट डालेगा, कौन नहीं डाल पाएगा। लास्ट में ईवीएम इधर से उधर जा रही है, लास्ट में एक दिन घोषणा हो जा रही। मैं सारी चीजें जोड़ रहा हूं। मीडिया रोज अब दिखा रहा है कि 400 पार हो रहे हैं। तुम्हारा ये काम है, तुमको पूछना चाहिए मोदी की गारंटी कितनी पूरी हुई, डिलीवर कितना किया। ये सब नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा खेल देश में चल रहा है। उस खेल की वजह से मुझे संदेह है इस बात का कि लोकतंत्र कितना बचेगा, मैं यहां से कहना चाहता हूं। इसलिए क्या फर्क पड़ेगा 400 पार करें कि क्या। हकीकत तो ये लगता है कि 200 भी जाने लायक नहीं है, लेकिन दावा 400 है तो मुझे संदेह बहुत खतरनाक है।
अच्छा, मैं कुछ नाम लूंगी। आज मैंने आपको बहुत समय लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सारे सवालों के जवाब आपने दिए। कुछ नाम लूंगी, एक एक नाम लूंगी, आपको एक एक शब्द में ही जवाब देना है। मैं जल्दी जल्दी बोलूंगी, तैयार हैं आप? चलिए, योगी आदित्यनाथ। बहुत खराब व्यक्ति हैं। मोदी। देश ने इतना खराब प्रधानमंत्री नहीं देखा। इंडिया गठबंधन। वो है ना, इतना टूटा हूं कि छूते ही बिखर जाऊंगा। प्रोफेसर की डायरी। सबको पढ़नी चाहिए। लक्ष्मण यादव। एक बेहतर दुनिया का ख्वाब देखने वाला एक सामान्य सा व्यक्ति। ट्विटर बहुत अच्छी चीज हुआ करती थी जो बहुत खराब लोगों के हाथ में चली गई। अमित शाह। चाणक्य जैसा कोई पात्र इतिहास में भी नहीं था, ऐसा लोग कहते हैं इतिहासकार, लेकिन पता नहीं लोग क्यों तड़ी पार कहते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि एक अनुशासन वाला नेता। अखिलेश यादव एक अच्छे नेता जिससे उम्मीद हो सकती है। मायावती जी एक नेता की बजाय एक इमोशन है, लेकिन उन्हें अब निडर होकर के आज देश में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी की है तो मायावती जैसे। आकाश आनंद। राजकुमार है। चंद्रशेखर आजाद। संघर्ष करके निकला हुआ एक युवा नेता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए, उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से आभार। और लक्ष्मण यादव जी ने आज हमें समय दिया और तमाम आज के मुद्दों पर चर्चा करी। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।